बच्चों ये एक एटवुड मशीन मतलब पुली है। पुली को बच्चों मासलेस मानते हैं। और यहां कनेक्टेड हैं 4 ब्लॉक। 1 2 3 एंड 4। 4 ब्लॉक कनेक्टेड हैं। डायग्राम बनाओ। दिस ब्लॉक इज ऑफ 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg। बच्चों ये वाली जो वायर आप देख रहे हैं 10 और 20 को जो कनेक्ट कर रही है, टेंशन हमेशा इनवर्ड्स होती है, तो इसमें अंदर की तरफ टेंशन होगी। अच्छा, अब जो है ये जो वायर है ये भी टाइट होगी, इसमें भी टेंशन होगी, पर मैं इसमें T1 तो नहीं लिख सकता ना। बताओ क्या मैं इसमें T1 लिख सकता हूं? पहले रिप्लाई करना कमेंट बॉक्स में। क्या मैं इसकी टेंशन का सिंबल भी T1 ले सकता हूं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। टेंशन तब तक सेम लेते हैं जब तक बीच में मास नहीं आता। आप देख सकते हैं कि यहाँ तो बीच में मास आ गया है, फिर ये वायर है, फिर मास आ गया है, फिर ये वायर है, डिफरेंट वायर। तो आप इसमें टेंशन का कुछ अलग सिंबल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो सिंबल आपने लिया है T2। अच्छा, एक और वायर है हमारे पास, ये ऊपर है, देखो यहाँ पे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने टेंशन को, मैं T2 तो नहीं लिख सकता ना, बीच में 30 kg का ब्लॉक है, T2 नहीं लिख सकता, मैंने इसको T3 लिखा। अच्छा, यहां से यहां तक की वायर सेम है, ये सेम वायर है और पुली मासलेस होती है, तो यहां भी फिर T3 ही लिखूंगा। यहां तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? T1, T2, T3 ऐसे लेंगे। अब मान लीजिए कि मेरे से एग्जामिनर ने यही कहा कि जितनी भी वायर्स आपको नजर आ रही हैं उन सभी वायर्स में टेंशन कैलकुलेट कीजिए। तो T1, T2, T3 की वैल्यू मेरे से पूछ ली। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे 10 + 20 30 kg है, जबकि राइट हैंड साइड पे 40 + 30 70 kg है। 70 kg हैवियर साइड है, तो वो जाएगी नीचे। 10 + 20 30 kg है, ये लाइटर साइड है, ये जाएगी ऊपर। यहां किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो जल्दी से बताओ पहले, और क्लियर हो तो लिख दो यस सर। 10 20 30 40 हैवियर साइड नीचे की तरफ जाएगी, लाइटर साइड ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है जी। तो जितना वो नीचे चलेगी हैवियर साइड, उतना ही लाइटर साइड ऊपर चलेगी, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मैंने सेम ले लिए हैं। ये कंसीडर कर लिया है कि जो वायर है वो स्लिप नहीं होगी पुली पे। जितना वो डाउनवर्ड जाएगा हैवियर साइड, उतना लाइटर साइड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ए। तो सबसे पहला स्टेप, जरा पेन छोड़ दो, पेन को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, और सिर्फ मुझे सुनना। लेट्स सी कितने बच्चे हाथ उठाएंगे ये बात समझने के बाद। समझ में आ जाए तो हाथ उठा देना। 40 और 30 70 kg, जिसका mg हुआ 700। 20 और 10 30 kg, जिसका mg हुआ 300। तो 700 चाहता है पुली को क्लॉकवाइज घुमाना, 300 चाहता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। 700 - 300 हुआ 400। F external is equal to total moving mass into acceleration. 400 is equal to 10 + 20 + 30 + 40 into acceleration. तो 400 is 40A, A is equal to 10, sorry, A is equal to 4 meter per second square.
A इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिसको समझ में आ गया वो हाथ उठाओ। कार्तिक, शुभ्रा, नमन, नव्या, पावनी, दिव्यानी। 6 बच्चों ने हाथ उठाया। संचित, नमन एंड खुशी। वेल डन, वेल डन। आइए इस बात को लिख भी देता हूं। सबसे पहले पहला स्टेप, जो बच्चे पहले स्टेप में ही एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन लिख देते हैं, वो सवाल को कर लेते हैं थोड़ा जल्दी सॉल्व। तो क्या है हमारा स्टेप 1? नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो व्हाट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स बच्चों? राइट हैंड साइड में जो mg होगा टोटल, राइट हैंड साइड में 40 30 70, तो 700 न्यूटन होगा। लेफ्ट हैंड साइड में 20 और 10 है 30 kg, तो इसका mg होगा 300। बेटा 700 न्यूटन का फोर्स चाहता है पुली क्लॉकवाइज घूमे, सिस्टम ऐसे चले। 300 न्यूटन का फोर्स ऐसा नहीं चाहता, वो अपोज कर रहा है। इसलिए 700 माइनस 300 नेट फोर्स होगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मूविंग मास। चलेंगे तो सब बंधे हुए हैं। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन। तो 400 इज इक्वल टू 10 20 30 30 60 40 100। 400 इज इक्वल टू 100 ए, और ए की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर दीजिए जल्दी से। ए की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दिया है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो जल्दी से पूछ लो मेरे से। इसके बाद मेरे से कहा गया कि आप सभी वायर्स में टेंशन बताइए। तो बच्चों अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम पर ध्यान दूंगा। याद रखिएगा, किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए कोई फोर्स छूट ना जाए। मान लीजिए कि आप 40 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। 40 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। आप इस टाइम सिर्फ और सिर्फ 40 को ही देख रहे हैं। तो इस 40 केजी पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा हुआ है T2। ये फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए एक बॉडी का वेट दूसरी बॉडी के वेट में कभी ऐड नहीं करते। 40 केजी पर ऊपर फोर्स लगा हुआ है T2, और 40 केजी का अपना mg कितना होगा? 400। फ्री बॉडी डायग्राम है, याद रखिएगा। 700 मत लिख देना, वो तो पूरे सिस्टम का राइट हैंड साइड पे जो पूरा सिस्टम है उसका mg है। मैं पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ 40 केजी का बना रहा हूँ। तो 40 केजी पे ऊपर T2 लगा हुआ है, और 40 केजी पे नीचे mg है 400। ये 40 केजी चल किधर रहा है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ चल रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? अभी कैलकुलेट किया था 4। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 400 माइनस T2 इज इक्वल टू 40A। 400 माइनस T2 इज इक्वल टू 40A। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो 400 माइनस T2 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 4। 4 इंटू 40 इज 160। T2 की वैल्यू आ गई 240 न्यूटन। बच्चों समझ में आ गया? बता तो दो। ये आ गई है T2 की वैल्यू। इसी तरह से अब इस 10 को देखो। 10 को ऊपर की तरफ फोर्स लगा हुआ है T1। फ्री बॉडी डायग्राम है, सिर्फ इसी का mg लिखना, इसमें किसी और का mg मत जोड़ देना। ये फ्री बॉडी डायग्राम है। ऊपर T1 नीचे mg,
और ऊपर की तरफ चल रहा है ये ब्लॉक, तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा। T1 minus 100 will be net force, that is equal to mass into acceleration. So T1 minus 100 is equal to 10 into 4, that is 40. यहाँ से T1 की वैल्यू 140 न्यूटन। T1 की वैल्यू 140 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास T1 आ गया, T2 आ गया। अब हमें किसी एक ब्लॉक या तो 20 या 30, किसी भी एक को 20 या 30, किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम देखना है और T3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्योंकि T3 का इन्वॉल्वमेंट तो तभी आएगा मेरी इक्वेशन में जब या तो मैं 20 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं या 30 का, किसी भी एक का बना सकते हैं। एक का मैं अब बना लेता हूं और दूसरे का तुम खुद ट्राई कर लेना, आंसर सेम ही आएगा चाहे किसी से कर लो। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं 20 kg को देख रहा हूं, 20 kg को, 20 kg पे ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो है T3। 20 kg पे ऊपर की तरफ फोर्स है T3, इसे मत भूल जाना। नीचे एक फोर्स है T1 और इस पे नीचे की तरफ इसका mg भी तो होगा। 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर T3 नीचे T1 और अर्थ ने लगाया mg, और जा किधर रहा है ये, ऊपर जा रहा है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, नीचे वाले फोर्स छोटे होंगे। ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा T3 और नीचे कितना फोर्स है T1 प्लस 200, तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, नीचे वाले छोटे होंगे। इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T3 माइनस, बच्चों T1 तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो 140, T1 कितना आया 140, 140 प्लस 200 इज 340। 20 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 इंटू 20 इज 80। T3 की वैल्यू 420 न्यूटन। बोलो समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ, कोई बात पूछनी हो तो बताओ। इसी तरह से T1 T2 T3, तो मैंने कहा था जितनी भी वायर नजर आ रही हैं सब वायर में टेंशन बताओ। तो अगर आप ये कहते हो सर हमें तो एक वायर यहाँ भी नजर आ रही है, इसमें भी बताओ, चलो यहाँ भी बता देते हैं। इसको मैं T4 मान लेता हूँ, T4 है ना। और पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ, पुली का। तो पुली पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स है T4, है ना। ये वाला नहीं, ये सीलिंग पे है डाउनवर्ड, ये तो सीलिंग पे लगा हुआ है। सीलिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये आएगा। पुली पे ऊपर की तरफ ये फोर्स लगा हुआ है, पुली पे ये देखो एक यहाँ और एक यहाँ, T3 और T3 ऐसे लगे हुए हैं। अच्छा पुली कहाँ जा रही है, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स या नोवेयर, कहाँ जा रही है पुली बताना। अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, नोवेयर। जी हाँ नोवेयर, ना ऊपर ना नीचे। अगर ऊपर वाला फोर्स बड़ा होता तो पुली ऊपर जाती ना, और नीचे वाले बड़े होते तो नीचे जाती। पुली कहीं नहीं जा रही है। तो T4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T3, T3 है 420, तो T4 आएगा
840 न्यूटन। ये है सभी वायर की टेंशन। चलो तुम्हारी बारी। बेटा पुली मासलेस संचित, पुली मासलेस याद आ गया। अब एक सवाल तुम करके दिखा दो मुझे। टू के जी, क्योंकि वायर अलग थी नमन, क्योंकि अलग वायर थी, डिफरेंट वायर डिफरेंट टेंशन। अगर वायर अलग है तो आप टेंशन का सिंबल भी उसमें अलग लेंगे। अगर वायर सेम है तो सेम लेंगे, लेकिन सेम वायर के बीच में भी अगर मास बांध दिया तो बदल देंगे। ठीक है जी। तो 2, 3 और इधर 10 kg, 2, 3 और इधर 10 kg। फाइंड टेंशन इन ईच वायर, फाइंड टेंशन इन ईच वायर तुम करोगे। 3 वायर नजर आ रही है मुझे, तीनों में टेंशन बता दो जल्दी से। तो बच्चों सबसे पहले तो ये किया होगा 100 - 50 इज इक्वल टू 15A। 50 इज इक्वल टू 15A, A इज इक्वल टू 10/3। सबसे पहले तो ये किया होगा, फिर हैवी साइड को चलाया होगा नीचे और लाइटर साइड को चलाया होगा ऊपर। जब तक वायर सेम टेंशन सेम, बशर्ते कि बीच में कोई मास ना हो। बीच में मास आ गया, वायर बदल गई, सिंबल अलग लेना पड़ेगा, तो मैंने सिंबल लिया T2। अब ये वायर बिल्कुल सेम ही है इधर भी, तो सेम वायर में सेम टेंशन सिंबल लेते हैं। बीच में मास है नहीं, पुली मासलेस। और यहां पे T3 लिख देंगे इस जगह, T3 एक्शन रिएक्शन पेयर। बच्चों अगर मैं 10 kg को देखूं तो वो नीचे चल रहा है, उस पे नीचे की तरफ 100 होगा, ऊपर की तरफ T2 है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 100 minus T2 is equal to 10 into 10/3 will be 100/3। तो T2 आ 200/3। इसी तरह से अगर हम सिर्फ 3 kg को देख लें, सिर्फ 3 kg को, तो ऊपर की तरफ T1 है और ये ऊपर ही जा रहा है, नीचे की तरफ इसका mg होगा, दैट विल बी 30। फ्री बॉडी डायग्राम 3 kg का, फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर T1 नीचे mg 30 होगा, ऊपर चल रहा है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो T1 - 30 इज इक्वल टू 3 इंटू ए इज 10/3। सो T1 की वैल्यू है 40। जब आप पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो पुली इज गोइंग नोवेयर, ऊपर T3 है तो उसको T2 के बराबर होना चाहिए, तो वो होगा 400/3। हाथ उठाओ किसके सभी आंसर सही हैं, T1, T2, T3। कार्तिक, संचित, नव्या, पावनी, वंश, दिव्यानी, शुभ्रा, नमन, सारस्वत। अच्छा मतलब कुछ ने गलत भी किया है।
तुम्हें याद है पिछली क्लास में एक सवाल करवाया था मैंने, बल्कि वो तुमने खुद ही किया था, सही आंसर दिया था तुमने मुझे उसका, कि इस पुली में एक तरफ मास है m1। हाँ तो कोई बात नहीं शुभ्रा, उसमें दिक्कत क्या है, 10/3 को 3.33 लिख ही सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम। तो जब मैं कह रहा हूँ 100/3, तो वो सॉरी 200/3, तो आप 200 को 3 से डिवाइड करके लिख दीजिए जो भी आ रहा है। तो एक मास m1 था और एक मास m2 था, याद है मैंने तुमसे पूछा था कि मुझे यहाँ पे टेंशन चाहिए और सिस्टम का एक्सेलरेशन चाहिए, इनमें से कोई एक बड़ा था दूसरे से, ऐसा कहा था। तो A आया था m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, और टेंशन आई थी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। देखना मुझे लग रहा है कि मैंने करवाया था या मैंने सच में करवाया था, बताना। ये सवाल हो चुका है नहीं, बताना प्लीज। करवाया था ना, ठीक है। तो यहाँ टेंशन आ गई थी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और एक्सेलरेशन था डिफरेंस ऑफ मास अपॉन सम ऑफ मास टाइम्स ऑफ जी। नव्या हाथ उठाया है, पूछना है कुछ, अनम्यूट। सर जैसे हमने अभी पुली में टेंशन निकाली सर, तो उसमें हमने सिर्फ जो वायर पे उसके टेंशन ली सर, उसमें जो ब्लॉक्स लटक रहे हमने उनका मास क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनकी भी तो फोर्स लग रही है। बेटा वो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम था ना, और अगर ब्लॉक में मास नहीं होता तो T3 आता ही क्यों। यस सर, ठीक है समझे सर। ना, अगर वो ब्लॉक ही नहीं होते तो सब कुछ लूज होता, तो उसी से तो वो नीचे वाली टेंशन आई है, और T3 का डबल T4 था, ठीक ठीक है है सर। ना। T3 जीरो हो जाएगा अगर मास नहीं है, तो वो सब कुछ आ चुका ऑलरेडी उसमें। ओके सर, ठीक है सर। बच्चों हम जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे किसी भी चीज का, तो फिर बस वही फोर्स उस डायग्राम में बनाएंगे जो उस ऑब्जेक्ट पर लगे हुए हैं, जिसका एफबीडी बन रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है। तो बच्चों सीलिंग के साथ कनेक्टेड है एक पुली, यहां पर कनेक्टेड है मास m3, m1, m2, m1 m2 m3। डायग्राम बनाइए। फाइंड द रिलेशन बिटवीन m1 m2 and m3। Find the relation between m1 m2 and m3 if m3 is at rest। Find the relation between m1 m2 and m3 if m3 is at rest। अगर m3 रेस्ट में है
तो M1 M2 M3 में क्या रिलेशन होगा? ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आया हुआ एक प्रीवियस ईयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेडिकल एंट्रेंस में भी रिपीट होगा कभी ना कभी जरूर, और किताबों में और अच्छे असाइनमेंट्स में हमेशा मिलेगा। बहुत ही बेसिक किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ठीक ठाक किताब कोई भी सॉल्व कर रहे हो, आप डीसी पांडे सॉल्व कर रहे हो, या आप कोई भी प्रीवियस ईयर अच्छा सा सॉल्व करते हो इंजीनियरिंग का, तो आपको ये मिलेगा। आप किसी भी कॉरपोरेट इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर आप सॉल्व करते हो, जो भी कोटा वोटा के इंस्टीट्यूट हैं, उन सब के असाइनमेंट में भी आपको जरूर मिलेगा। Find the relation between M1, M2 and M3 if M3 is at rest. ट्राई करेंगे पहले या सीधा मैं बताऊं? चलो ट्राई कर लो। अच्छा, मैंने तुम्हें 2 मिनट दिए, मुझे इन तीनों मास का रिलेशन बता दो अगर M3 रेस्ट में है। नमन, सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा जो आपके सामने लिखी है। ओके नमन जैन, ओके कार्तिक, चलिए मेरी बारी। देखो इसका थॉट प्रोसेस क्या है सवाल का। दिव्यानी, आवाज ठीक आ रही है बेटा? तो क्या इसका थॉट प्रोसेस है सवाल का, जरा वो सुनो। बच्चों, उसने ये नहीं कहा कि सभी ब्लॉक रेस्ट में है, नहीं कहा ना ऐसा। उसने लिखा है M3 इज एट रेस्ट। सभी ब्लॉक रेस्ट में नहीं लिखे हैं, ओनली M3 रेस्ट में लिखा है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस बात पे आपका ध्यान जाए कि सभी को नहीं कहा रेस्ट में, मतलब M1 M2 चल सकते हैं, M3 को रेस्ट में कहा। अनदर थिंग बच्चों, M3 अगर रेस्ट में है, M3 अगर रेस्ट में है, तो ये वाली पुली भी रेस्ट में ही होगी। अगर M3 रेस्ट में है तो ये वाली पुली भी रेस्ट में ही होगी। मैं सही कह रहा हूं तो लिख दो जरा चैट में यस सर। अगर M3 रेस्ट में है तो ये पुली भी रेस्ट में ही होगी, क्योंकि अगर M3 नीचे जाता तो ये रेड कलर से जो मैंने पुली बनाई है ये ऊपर जाती, और M3 ऊपर जा रहा होता तो ये पुली नीचे जा रही होती। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। M3 रेस्ट में है तो ये पुली रेस्ट में है। वन मोर थिंग, M1 M2 लिखा है, M और M नहीं लिखा। अगर ये दोनों मास बराबर होते, अगर ये दोनों मास बराबर होते तो एग्जामिनर कहता ना मुझे कि ये दोनों मास बराबर हैं, या इन दोनों का सिंबल सेम देता, M, ईच को M लिखता। उसने एक को M1 लिखा है, एक को M2 लिखा है, तो वो कहना चाह रहा है कि अलग हैं। तो अगर ये अलग हैं तो इनमें से कोई एक नीचे जा रहा होगा और इनमें से कोई एक ऊपर जा रहा होगा। कोई एक नीचे कोई एक ऊपर, लेकिन ये पुली अपनी जगह ही रुकी हुई है। इनमें से कोई एक नीचे और कोई एक ऊपर जा रहा होगा। और ये जो एक्सेलरेशन होगा इनका, इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा, ये जो ए मैंने यहां पर बनाया, इस ए का मैग्नीट्यूड होगा डिफरेंस ऑफ द मास, वी डोंट नो विच वन इज बिगर विच वन इज स्मॉलर, g अपॉन सम ऑफ द मासेस। M1 और M2 में से कोई एक नीचे जा रहा होगा, कोई एक ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि ये अलग अलग हैं और ये पुली रुकी हुई है, ये पुली रुकी हुई है। तो ये सेम वही सिचुएशन आ गई कि ये पुली रुकी हुई है, ये अपनी जगह से ना तो ऊपर जा रही है और ना नीचे जा रही है, ये अपनी जगह ही रुकी हुई है ये वाली पुली।
और इनमें से एक ब्लॉक नीचे जा रहा है और दूसरा ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो सेम वही सिचुएशन हो गई ऐसे कि इसमें एक्सेलरेशन कितना होता है और टेंशन कितनी होती है, दैट यू ऑलरेडी नो। तो बिल्कुल वही सिचुएशन है, क्योंकि M3 अगर नहीं चल रहा है तो ये पुली रुकी हुई है ये वाली, और अगर ये पुली रुकी हुई है तो A की वही वैल्यू होगी, और यहाँ पे जो टेंशन होगी लेट्स से T, तो ये वायर सेम है इधर भी, ये भी T ही होगी, पुली रुकी हुई है। इस T की वैल्यू होगी 2m1 m2 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू G, ये इस T की वैल्यू होगी। बच्चों अगर ये T और T है तो ये वाली टेंशन 2T होगी, क्योंकि ये पुली रुकी हुई है। अगर ये पुली रुकी हुई है तो इस पुली पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। जब मैं इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस पुली पे नीचे T और T 2T टेंशन लगी हुई है, तो अपवर्ड जो टेंशन है वो भी 2T के बराबर ही होनी चाहिए, तभी तो ये पुली रुकी हुई होगी। और बच्चों अगर यहाँ पे टेंशन 2T है तो एक्शन रिएक्शन अब इस पूरी वायर में टेंशन 2T ही होगी, इस पूरी वायर में टेंशन 2T ही होगी, लाइक दिस। बोलो ये बात समझ में आई हो तो जरा कमेंट बॉक्स में लिखना यस सर। अगर ये टेंशन T और T है तो ये यहाँ पे 2T होगी, और अब इस पूरी जो वायर ऊपर बनी हुई है इसमें 2T टेंशन ही होगी। ओके बच्चों, और M3 का वेट होगा M3G, M3 का वेट होगा M3G। बच्चों उसने कहा M3 रेस्ट में है, उसने कहा M3 रेस्ट में है, मतलब M3 पर ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा हुआ है और नीचे की तरफ जो फोर्स लगा हुआ है वो बराबर होना चाहिए। तो 2T को M3G के बराबर होना चाहिए, जहां T ऑलरेडी आप जानते हो, T की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो, दैट विल बी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ G is equal to m3G, G is cancelled, 4m1 m2 upon m1 plus m2 is equal to m3। हाथ उठा दीजिए अगर बात समझ में आ गई हो तो। m1 m2 और m3 का ये रिलेशन होगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m3। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? नमन मैं समझा नहीं आपका सवाल। नमन सारस्वत प्लीज अनम्यूट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, सवाल समझाइए अपना, क्या पूछ रहे थे आप? सर ये हमने पिछले दिन जो सवाल किया था उससे रिलेट किया है ना, जो हमने कंक्लूजन्स निकाले थे। तो सर उसमें अगर याद हो तो M1 और M2 में से एक वैल्यू कट गई थी हमारी, डिपेंडिंग ऑन कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। लेकिन इधर हमने M1 M2 दोनों ही लिख दिया है। पिछली बार तो हमारा ऐसे आया था ना 2m2 अपॉन M1 प्लस M2, तो इधर हमने 2m1 इंटू M2 क्यों लिखा? नहीं ऐसे कहाँ आया था नमन, यही तो आया था जो मैंने ऊपर लिखा है, यही आया था। मैं इस वाले सवाल की बात बता रहा हूँ। ये वाला सवाल भूल गया क्या तो? ये वाला अच्छा ये तो आज ही किया है। ये आज नहीं किया, ये पिछली क्लास में किया था। ये पिछली क्लास में एक तुमने सेकंड। किया था, और वो भी मैंने नहीं किया था, तुमने खुद किया था, ढूंढो। हाँ सर उसी पे हूँ मैं। इसी पे है तो ये आंसर नहीं है टेंशन का।
नहीं सर, मेरा तो मैंने शायद गलत लिख रखा है फिर। हाँ तो फिर आपने गलत लिख रखा है। आजा देख ले कैसे हुआ था, चल देख ले साथ साथ ले। m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, इसके लिए, ठीक है। हाँ जी इसी सर। तरह से m2 के लिए क्या लिखेगा, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। बता ठीक कह रहा हूं? यस सर। ये नीचे जा रहा है तो उसमें डाउनवर्ड फोर्स बढ़ा ले लिया mg माइनस टी, ये ऊपर जा रहा है तो उसमें अपवर्ड फोर्स बढ़ा ले लिया t माइनस m2g, माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो गया, तो m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। और यहां से a की वैल्यू आ गई m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये रही। बता इतना समझ आया? यस सर। अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर ले इसकी, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर ले। लेट इसमें पुट कर रहा हूँ, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, रख दे a की वैल्यू। a की वैल्यू है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। माइनस टी को RHS में ले जा रहा हूँ, RHS में जो भी कुछ लिखा है उसको LHS में ले जा रहा हूँ, तो m1g माइनस m1g m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टी। बोल नमन, यस सर। ये स्टेप समझ में आ गया? हाँ। अब यहाँ नीचे 1 लगा के एलसीएम ले ले, तो जब एलसीएम लेगा तो m1g इंटू m1 प्लस m2 माइनस m1g m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टी आ जाएगा। यस सर। बोलिए यस और नो। अब ऊपर लिख रहा हूँ, अब कॉमन ले ले m1g को ऊपर, m1g कॉमन ले लिया ऊपर, क्या बचेगा m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2। सही कह रहा हूँ? m1g कॉमन यस ले सर। लिया, m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2 ब्रैकेट खोल माइनस m1 प्लस m2 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टी। ये प्लस m1 माइनस m1 से कैंसिल हो गया, m2 प्लस m2 2m2 हो गया, बाहर m1g पहले से है, बोल आ गया 2m1 m2g। हाँ सर, मैंने बाहर m1g नहीं लिख रखा था ब्रैकेट के। तो ये बेटा पिछली क्लास में किया था, चल तो हाँ उसी से हाँ, रिलेट कर समझ रहा हूँ मैं। गया। सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो इस सवाल में जो सवाल बच्चों आपके सामने इस टाइम है, मैंने ये कहा था कि सिर्फ m3 रेस्ट में है, मैंने m1 m2 को रेस्ट में नहीं कहा था। तो m3 रेस्ट में से आपने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर m3 रेस्ट में है तो ये वाली पुली भी रेस्ट में है, और अगर ये पुली रेस्ट में है तो फिर ये तो वही पिछले वाला सवाल जो मैंने अभी नमन को रिवाइज कर, आप ये कह सकते हैं कि m1 m2 में कोई एक नीचे जा रहा होगा, कोई एक ऊपर, तो उसका एक्सेलरेशन ये होगा और यहाँ पे टेंशन की ये वैल्यू होगी, तो फिर यहाँ पे टेंशन आएगी 2t। और अब पूरी वायर में सेम टेंशन लेंगे तो 2t इज इक्वल टू m3g होगा। m3 के ऊपर नीचे के फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा और वहां से हमने t की वैल्यू को रिप्लेस करके ये रिलेशन निकाल दिया। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m3 अपॉन 4। ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, राइट। अच्छा हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 इज इक्वल टू m3 बाई 4। बोलो यस और नो जल्दी कमेंट बॉक्स में। अरे 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 को एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो यही तो आ जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2।
लिख सकते हैं ना ऐसे, वही तो मैं कह रहा हूं। तो 1/m1, ना 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 ना, हाँ यस सर लिख रहे हो, नालायक हो, नालायक ही रहना तुम। कैसे लिख दोगे, ऐसे कैसे लिख दोगे, कुछ भी, हाँ कुछ भी। सुनो, पहले रेसिप्रोकल लो भाई, पहले इसका रेसिप्रोकल लो। m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू 4/m3। पहले पूरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल लो, या अब लिख सकते हो उसको 1/m1 प्लस 1/m2। अब लिखोगे, अब लिखो यस सर, तब थोड़ी लिख सकते थे, अब लिख सकते हैं। अब एलसीएम लो, m1 m2 आएगा और ऊपर m1 प्लस m2 आएगा, तो ये आएगा इसको सॉल्व करके। तो 1/m1 प्लस 1/m2 इज इक्वल टू 4/m3, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन। तो जब ये प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा तो आपको ये वाला ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा, इस तरीके से आया था, उन्होंने ये ऑप्शन दिया था, है ना, ये ऑप्शन दिया था, लेकिन ये सब सही है, मतलब डिपेंड कि वो ऑप्शन क्या बना दे, ये की बात है। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। गॉट इट ना। चलिए वन मोर टाइम, एक और कीजिए, मैं बिल्कुल सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, एकदम सिंपल। बच्चों, ये है एक पुली, जिसके इधर एक 20 kg का मास हैंगिंग है, 20 kg, और इधर इधर एक पर्सन ने, इधर एक पर्सन ने इसको पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है पर्सन ने, और पर्सन खड़ा है ग्राउंड पे। पर्सन है 60 kg, 60 kg का पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है, रस्सी पकड़ रखी है। अगर रस्सी छूट गई, पुली क्लॉकवाइज घूमेगी, 20 kg का मास जाके ग्राउंड पे गिरेगा। पर्सन ने पकड़ रखा है। लैंग्वेज में लिख दीजिए, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, find contact force between person and the ground. System is in equilibrium, find contact force between person and the ground. आप ट्राई कर लो, मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूं अगेन। नहीं हुआ क्या? 1 ही मिनट का था सवाल ये सच में। देखो ये वायर है सेम, तो इसमें तुमने बना दी टेंशन, टाइट होगी ना वायर, इसमें तुमने बना दी टेंशन। और ये है आपका इसका mg। मैंने कहा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो 20 kg के फ्री बॉडी डायग्राम को देखो। मैं ये कह सकता हूँ ना कि टी की वैल्यू 200 है, जल्दी लिखो यस सर। 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, जो फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो टी जो है वो 200 आएगा, है ना। अब जरा पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम।
तो पर्सन पे एक तो ऊपर की तरफ टेंशन है, पर्सन पे 60 kg का पर्सन है, 60 kg का, तो इसका mg होगा 600। और बच्चों पर्सन और ग्राउंड कांटेक्ट में, तो अगर पर्सन और ग्राउंड कांटेक्ट में है तो पर्सन ने ग्राउंड पे और ग्राउंड ने पर्सन पे लगाया होगा नॉर्मल रिएक्शन, पर्सन ने ग्राउंड पे और ग्राउंड ने पर्सन पे लगाया होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो पर्सन पे ऐसे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आ गया। बोलो यस और नो। ये है पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम। एक तो पर्सन पे नीचे mg है, एक पर्सन पे ऊपर टेंशन है, और ग्राउंड ने पर्सन पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगाया होगा, पर्सन ने ग्राउंड पे लगाया होगा। तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बराबर कर दो। ऊपर की तरफ कौन कौन सा फोर्स है, एक तो T और एक N। तो T और N का जो सम है वो 600 के बराबर रख दो। T तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो 200, तो 200 प्लस N अगर 600 है तो N की वैल्यू 400 आ गई, N की वैल्यू 400 आ गई। बात समझ में आ गई हो तो यस सर लिखो जल्दी, चलो। फिर से बताऊं? अच्छा नव्या नहीं आई भी बात समझ में, ये ले नव्या दोबारा देख, देख कार्तिक दोबारा देख तू भी। ओके पावनी दोबारा देख लो बेटा। ये एक सीलिंग था बेटा, और इस सीलिंग के साथ आपने एक पुली को कनेक्ट किया था। इधर की तरफ 20 kg का एक ब्लॉक था, और इधर की तरफ इस वायर की हेल्प से एक पर्सन ने इसको पकड़ रखा था। एक पर्सन था इधर और उसने इसको ऐसे पकड़ रखा था। 60 kg का ये पर्सन था। तो बेटा यहाँ पे हमने वायर में टेंशन बना ली ऐसे। जब आप 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो उसका mg 200 ही तो होगा। mg m/20 g/10। तो क्या ये 20 kg का ब्लॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? हाँ कहीं नहीं जा रहा ना। अगर कहीं नहीं जा रहा, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो उसका ऊपर नीचे का फोर्स बैलेंस नहीं करोगे। ऐसे आई टेंशन 200। बोल पावनी, ऐसे टेंशन 200 आई। यस नव्या बोल। सर मेरे को न्यूमेरिकली तो समझ आ गया, पर सर अगर हम प्रैक्टिकली किसी चीज को रोक के रख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम 20 kg, तो सर हमारे ऊपर और फोर्स, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं तो ग्राउंड पे ज्यादा फोर्स नहीं लगनी चाहिए हमारे उसके हिसाब से। अब अच्छा मैं इस बात का आंसर देता हूँ, जरा अनम्यूट ही रहे अभी। अब ये जो पर्सन है, पहले मैं खत्म कर दूं अपनी कैलकुलेशन, फिर आपकी बात का आंसर दूंगा। ये ऊपर की तरफ टेंशन लगी हुई है, पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम देखना। ये पर्सन एक्चुअली ग्राउंड पे खड़ा है, ऐसे ग्राउंड पे। तो अगर 60 kg के पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाऊं तो उस पे ऊपर की तरफ एक टेंशन लगी हुई है T, और 60 kg के पर्सन का जो mg होगा डाउनवर्ड वो 600 होगा। क्योंकि ग्राउंड पर वो खड़ा था तो ग्राउंड और इसके जो शूज हैं वो कांटेक्ट में थे, तो पैरों से ग्राउंड पे नॉर्मल लगा होगा, तो ग्राउंड ने रिएक्शन दिया होगा, ग्राउंड ने इस तरह से एन लगाया होगा। पर्सन भी अपनी जगह रुका हुआ है, वो आसमान की तरफ उड़ नहीं रहा, जमीन में नीचे नहीं जा रहा, तो ऊपर नीचे का फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा। तो टी और एन मिल के 600 के बराबर हो गए। टी की वैल्यू 200 है, वो यहाँ पे 200 पुट कर ली टी। तो 200 प्लस एन अगर 600 है तो एन की वैल्यू आ गई 400। ठीक है जी। हाँ नव्या, नव्या आप दोबारा अपना सवाल रिपीट करो। सर मेरा ये मतलब है कि प्रैक्टिकली अगर हम किसी चीज को पुली से खींच रहे हैं, प्रैक्टिकली, चलो नव्या प्रैक्टिकल करते हैं फिर। नव्या आप एक वेइंग स्केल पे खड़े हो, डिजिटल है ना, और वो रीडिंग आपको बता रहा है कि आप में कितना वेट है ना। yes, sir. फिर क्या किया नव्या आपने, जब आपने अपना वेट देखा तो आपने फिर, मैंने कहा नव्या ऊपर देखो छत की तरफ,
तो उधर छत की तरफ बेटा एक चेन हैंगिंग थी सीलिंग से। यस सर। मैंने कहा नव्या वो चेन पकड़ लो जरा और चेन को अपनी तरफ खींचो। तो यस आप चेन को खींचने लगे, है ना? यस मैंने सर। कहा नव्या थोड़ा और ताकत से खींच बेटा, थोड़ा और ताकत से खींच। तो चेन तो सीलिंग से है, छत थोड़ी नीचे आ जाएगी, अब नव्या सुपरमैन तो है नहीं। यस तो सर। जब आप चेन को अपने हाथों से नीचे खींच रहे हो तो होगा ये नव्या कि आप चेन पे ऊपर चढ़ने लगोगे। यस जैसे आपने आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह में देखा होगा, रस्सी चढ़ते हैं लड़के ऊपर, ठीक है ना? देखा है ना बेटा वो सर। रोप क्लाइंबिंग वगैरह? यस सर। तो आप वेइंग स्केल पे खड़े हो, छत की तरफ देखा तो चेन लटकी हुई थी। मैंने कहा नव्या चेन पकड़ो, चल ताकत से ऊपर की, इसको खींच चेन को। तो आपने चेन खींची तो आप उस पे ऊपर की तरफ क्रॉल करने लगे चेन पे। यस सर। तो जमीन से आपका कांटेक्ट छूटने लगा या और मजबूत होने लगा? लगा, ठीक है सर, समझ आ गया। समझ में आ गया ना बेटा? वेट कम हो जाएगा। अगर ऐसे अपना वेट कभी चेक कर रहे हैं ना और यस ऊपर से सीलिंग से कोई चेन वेन लटकी हुई है उसको पकड़ के और अपने हाथों से ताकत लगाने लगे उस पे, तो यस नीचे वेइंग स्केल की रीडिंग कम होने लगेगी। यस सर, आगे सर। हाँ चलो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।